ये विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कहानी का सारांश, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका ये 5 नंबर कन्फर्म होने वाला है। आपको आज के वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश और लाठी कहानी का सारांश बताएंगे और इसे लिखने का सही तरीका बताएंगे। कैसे लिखेंगे आप, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि लिखने का जब सही तरीका सही रहेगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तभी देखिए आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे सरल तरीके से आपको हैंड राइटिंग नोट उपस्थित कराएंगे और आपको समझाएंगे। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आप वीडियो बने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए पहले हम देखते हैं बहादुर कहानी का सारांश कैसे आपको लिखना है, क्या होता है। तो देखिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस देख कर ही पूरा कहानी मालूम हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में हम बहादुर कहानी, पंचलाइट और लाठी कहानी का सारांश समझने वाले हैं। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं बहादुर कहानी का सारांश क्या होता है। आपको हेडिंग डालना है बहादुर कहानी का सारांश, उसके बाद आपको लिखना है प्रमुख पात्र, यानी कि उसमें प्रमुख पात्र कौन कौन है। जब आप प्रमुख पात्र के बारे में जान लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहानी पूरा अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें प्रमुख पात्र क्या है। प्रमुख पात्र देखिए बहादुर, निर्मला और किशोर हैं। तो देखिए बहादुर कौन है। बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक सरल, मेहनती और स्वाभिमानी पहाड़ी बालक है। इस कहानी में, बहादुर कहानी में जो बहादुर है वो नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक सरल, मेहनती और स्वाभिमानी पहाड़ी लड़का है। निर्मला कौन है। निर्मला जो है लेखक की पत्नी है, जिसके घर बहादुर नौकरी करने के लिए आते हैं, नौकर के रूप में रखा जाता है। निर्मला कौन है, लेखक की पत्नी है। उसके बाद है किशोर। तो किशोर कौन है। किशोर जो है ये है लेखक का बेटा। तो लेखक जो है निर्मला का पति है, तो निर्मला का बेटा जो है किशोर है। तो किशोर जो है निर्मला का बेटा, लेखक का बेटा आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। तो जो किशोर है निर्मला का बेटा है, जो बहादुर पर अत्याचार और दुर्व्यवहार करता है। इतना आपको प्रमुख पात्र में लिख देना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। इसके बाद आपको डालना है हेडिंग सारांश। अब देखिए आपको सारांश लिखना होगा। इतना लिखने के बाद तो देखिए सारांश में आपको किस प्रकार से आपको सारांश इसका लिखना है। देखिए बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कट व्यवहार की कहानी है। जो बहादुर कहानी है या किसने लिखा है इसको, अमरकांत जी ने लिखा है। अमरकांत जी द्वारा लिखित एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों, परिवारजन में लोग, परिवार के लोगों द्वारा किए गए कट व्यवहार, दुर्व्यवहार या अत्याचार की कहानी है, जो बहादुर कहानी है। आगे देखिए लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र बताया है। लेखक जो है स्वयं इस कहानी में है, वो स्वयं कहानी का एक पात्र बताया है स्वयं को। तो देखिए बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कट व्यवहार, दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। बहादुर क्या है, बहादुर है नेपाल का एक 12 से 13 साल का एक लड़का है, जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपना घर छोड़कर भाग आया। लेखक अपनी पत्नी के कहने पर उसे अपने घर नौकर रख लेता है। जो लेखक है ये अपनी पत्नी निर्मला के कहने पर बहादुर को अपने घर में नौकर रख लेता है। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका बेटा किशोर, जो लेखक की पत्नी है वो निर्मला है और उसका बेटा जो किशोर है, पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। पहले बहादुर से वो अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलचाल रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। धीरे धीरे वे कठोर बन जाते हैं, उसके प्रति कठोरता बरतने लगते हैं, उसे मारते हैं, गाली देते हैं। आगे देखिए वह घर का सारा काम करता, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। इसको बहादुर को, बहादुर घर का सारा काम करता था, फिर भी उसे निर्मला और उसका बेटा किशोर गाली गलौज देते थे। आगे देखिए, आगे देखिए लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बहाना ढूंढते रहते थे। यानी कोई भी बात हो बहादुर को पीट देते थे, बहाना ढूंढते थे उसे मारने का। एक बार
रिश्तेदारों के रुपए खो जाने पर, जब बहादुर जहाँ पर नौकरी करता था निर्मला के घर पर कुछ रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों के रुपए खो गए यानी गायब हो गए। तो एक बार रिश्तेदारों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसे बुरी तरह पीटा। बहादुर को कहा कि तुमने पैसा चोरी किया है, उसे मारा और उस पर आरोप लगाया। तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर क्या करता है, अचानक बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला जाता है। अब आगे देखिए। उसके चले जाने के बाद घर में मातम छा गया। क्यों? क्योंकि सभी आराम के आदी हो चुके थे, सबको आराम की आदत लग गई थी, क्योंकि बहादुर घर का सारा काम करता था। इसलिए वह बहादुर को ढूंढते हैं। घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब जा चुका था। तो यही है बहादुर कहानी का सारांश। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपका पूरा 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब आगे देखिए, अगली कहानी है पंचलाइट। तो आगे अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। तो इसमें भी आपको पहले लिख लेना है प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो प्रमुख पात्र हैं कौन है, गोधन है और फिर क्या है, मुनरी है और महाजन है। गुलरी काकी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए इसमें गोधन क्या है, पंचलाइट कहानी में गोधन कहानी का मुख्य और समझदार युवक का लड़का है। मुनरी क्या है, मुनरी जो है वो गोधन की प्रेमिका है। और महाजन यानी पंचायत यानी गांव के अन्य सहयोगी, गांव की जो पंचायत है तो गांव के अन्य सहयोगी महाजन है, पंचायत पंच उन्हें कह सकते हैं। तो ये 3 पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं किसमें, पंचलाइट कहानी में। अब हम देखते हैं कहानी का सारांश। तो यहाँ पे देखिए हम कहानी का सारांश पढ़ते हैं। तो देखिए पंचलाइट कहानी जो है हरीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। एक क्या है, एक आंचलिक कहानी है। आगे देखिए, आगे देखिए इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के गरीब गांव का चित्रण किया गया है, वहीं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। गांव में क्या है, गोधन नाम का लड़का जो गांव की एक लड़की मुनरी उससे प्रेम करता है। और मुनरी की माँ जिसका नाम है गुलरी काकी, गुलरी काकी ने क्या किया, गांव के पंचों यानी पंचायत से शिकायत की कि वह गोधन उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए गुजरता है। यानी उसके घर के सामने से जो गोधन है गाना गाते हुए गुजरता है, गाना गाते हुए जाता है। आगे देखिए इस कारण से गांव वालों ने पंचों की बिरादरी से गोधन को निकाल दिया। इसलिए इस कारण गांव के पंचों ने उसे अपनी बिरादरी से क्या किया, निकाल दिया। गांव की बिरादरी से निकाल दिया। आगे देखिए एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले ने एक पंचलाइट खरीद लाते हैं, जिसे हम लोग लालटेन कहते हैं। तो गांव वाले क्या करते हैं, पंचलाइट खरीद लाते हैं। क्या जो उसे कोई जलाना ही नहीं जानते थे, वो पंचलाइट ले आए लेकिन उसे कोई जलाना नहीं जानते थे। आगे देखिए तथा जो पैसे बचे थे उससे पूजा पाठ का सामग्री ले आते हैं। पंचलाइट लाते हैं मेले से, फिर जो पैसा बचता है उससे क्या करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री ले आते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्साहित थे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे गांव में किसी के यहाँ शादी है तो वहां पे डीजे बजने के लिए लड़के बहुत उत्साहित होते हैं कि भी बजेगा तब डांस करेंगे। तो उसी प्रकार से गांव के सभी लोग उत्सुक थे कि पंचलाइट कैसे जलेगा, कैसे उजाला होगा। लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि उन लोगों को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। गांव वालों को पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के सीधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे, पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। आगे देखिए मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, वो पंचलाइट को जला लेगा। वह बड़ी ही चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंचों तक चुपके से पहुंचा देती है कि पंचों को पता चल जाए कि हाँ
जो गोधन है वो पंचलाइट जला लेगा। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। गोधन को बुलाया जाता है और वह पंचलाइट को क्या करता है, जला देता है। गोधन आता है, उसे बुलाते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। आगे देखिए। और पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, गाओ सलीमा का गाना। यानी गांव वाले भी खुश होकर क्या कहते हैं गोधन को कि तुम्हारा 7 खून माफ है, जाओ गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो ये हो जाएगा पंचलाइट कहानी का सारांश। इसके बाद देखिए लाठी कहानी का सारांश क्या है। तो यहाँ पे देखिए आगे है लाठी कहानी का सारांश। तो देखिए इसको हम समझते हैं। अब देखिए इसमें प्रमुख पात्र क्या क्या, पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पहले प्रमुख पात्र को लिख लिया है। तो इसमें पहला क्या है, बानो, यानी जिसे लाठी, बाद में जिसे लाठी कहे। तो बानो कौन है, कहानी की मुख्य और मासूम पहाड़ी नायिका जो बाद में लाठी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद देखिए कप्तान जोशी कौन है। तो इस कहानी में कप्तान जोशी जो है बानो से आघात प्रेम, यानी बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला और उसकी देखभाल करने वाला एक सैनिक पात्र है। कौन, कप्तान जोशी। आगे देखिए जोशी की दूसरी पत्नी जो घर में परिस्थितियों और संबंधों के बीच में तनाव को दर्शाती है। अब देखिए इसका सारांश। अब देखिए इस कहानी का सारांश, लाठी कहानी का सारांश क्या होगा। देखिए जो लाठी कहानी है ये प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। उन्होंने इस कहानी में पहाड़ी रंग दिया, यानी पहाड़ी जगह का उन्होंने चित्रित किया है। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर पर एक ऊंचे पहाड़ पर कोठिया का सैनिटोरियम था। देखिए कोठिया का सैनिटोरियम मतलब होता है जहां पर लाइलाज बीमार लोग वहां पे उनको भर्ती किया जाता है। आगे देखिए जिसका नाम उस समय भवाली से भी अत्यधिक प्रसिद्ध था। वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरे हुए थे। कहाँ पे, कोठिया के सैनिटोरियम में। आगे देखिए उनकी पत्नी का नाम बानो था। किसके, कैप्टन जोशी के पत्नी का नाम बानो था। उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। कौन, कैप्टन जोशी जो थे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। बानो से विवाह के तीसरे दिन ही उन्हें बसरा जाना पड़ा। कैप्टन थे तो जब शादी की तीसरे दिन हुई उसी दिन उन्हें बसरा जाना पड़ा, लड़ाई छिड़ गई, जहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। तो वहां पे वो बिछड़ गए अपने साथियों से और 2 वर्ष तक वो युद्ध में भटकते रहे। जब कप्तान जोशी 2 वर्षों के बाद घर पहुंचे तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। 2 वर्षों तक बानो के ऊपर ससुराल वालों ने बहुत जुल्म ढाए। जो उनके घर वाले थे उस पर बहुत जुल्म उठाए। किस पर, बानो पर। वह कभी सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है। बानो कभी सुनती, कभी लोग कहते कि तुम्हारे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, और कभी उसकी सास और चाचियां उस पर व्यंग के बाण चलाती, यानी कि उसे ताने मारती। उसके सास और उसके कैप्टन जोशी के चाचा की पत्नियां उस पर क्या कहते, ताना मारती। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो, यानी उसे टीबी का रोग हो गया। किसे, बानो को। आगे देखिए उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया। जो सैनिटोरियम होता है वहां पे लाइलाज बीमारी जिसको होती है वो लोग भर्ती किए जाते हैं। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता लगा, वह सीधे सैनिटोरियम जा पहुंचा। वहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था। प्राइवेट वार्ड मतलब जैसे कि अस्पताल में कमरे रहते हैं तो रेंट पे दिए जाते हैं, तो प्राइवेट वार्ड होता है। तो इस प्रकार से प्राइवेट वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। सैनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था। देखिए जो सैनिटोरियम होता है वहां से पर क्या था, अगर किसी की कल परसों मृत्यु होने वाली तो उसे आज ही निकाल देते हैं। बानो को दस्त लग गए थे। डॉक्टर आया और उसने देखा
तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को दे दिया। बानो को क्या दस्त लग गया था। अब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा कि कल ही ले जाना होगा, नहीं कल ही कमरा खाली करना होगा, कल ही बानो को यहाँ से लेके जाना होगा। कप्तान का चेहरा फीका पड़ गया। रात को बानो के सामने आया और कहा कि हमें और कहीं जाना होगा, यानी हमें इलाज के लिए कहीं और जाना होगा। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। बानो समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है, यानी वो समझ गई थी कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, नोटिस मिल गया है। सुबह कप्तान उठा, उसने सोचा बानो बाथरूम तक गई होगी। जब कप्तान सुबह उठा तो वहां बानो नहीं थी, तो उसने सोचा कि क्या पता बानो बाथरूम तक गई हो। आगे देखिए। लेकिन जब वह नहीं लौटी, कौन, जब वह बानो नहीं लौटी तब वह भागकर मरीजों तक गया। जो और लोग मरीज थे तो वहां उनके पास कप्तान जोशी दौड़ के गया। वहां पे डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आया, लेकिन बानो नहीं आई। कोई बानो के बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरे दिन रथी घाट, वहीं पर एक रथी घाट, क्या घाट था जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं, जहाँ पे नदी थी, पर रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। किसकी? बानो की। कप्तान जोशी को यकीन हो गया था कि बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। शौक में, देखिए शोक में, शौक मतलब उत्साह, शोक मतलब दुख है, तो शोक में पागल कप्तान साड़ी को छाती से चिपकाए फिरता रहा। तो ये हो जाएगा लाठी कहानी का सारांश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहादुर, पंचराय और लाठी कहानी का सारांश बहुत ही सरल तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ा और लिखने का तरीका मालूम किया। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।